और परफेक्ट उन्होंने यही लीनेज, वही नाम और वो टाइम पीरियड के हिसाब से रखा। तो ये कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है? मीननाथ के साथ महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का नाम आना चाहिए। मत्स्येंद्रनाथ जी का टाइम पीरियड था 5th-6th सेंचुरी, गुरु गोरखनाथ जी का टाइम पीरियड था 10th-11th सेंचुरी। इवन in the lineage of Yoga Siddhas, in the Kashmir Shiv tradition, Abhinav Gupta not mention Guru Sri Gorakhnath name there. गोरखनाथ जी का नाम नहीं है, मत्स्येंद्र नाथ का नाम है। उसको वो क्या कहते हैं? मच्छंद विभू, आसमान जैसा जो ज्ञान जिसका हो गया है, जो पूर्णता को प्राप्त कर लिए हैं, जो पूर्ण हो गए हैं, जो महान हो योगी हैं, जो सिद्धि को प्राप्त होने के बाद मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, और उसको वो सहज कहते थे, सहजानंद परंपरा के योगी थे। तो उनका 5th-6th सेंचुरी का नाम था। गुरु गोरखनाथ जी का जो समय था वो 10th-11th सेंचुरी, जब मीननाथ जी थे उनके साथ था। परंपरा गड़बड़ हो रही थी, व्यभिचार हो रहा था, और तंत्र के जो गड़बड़ियां थी, तंत्र तो महान एक परंपरा रही, तंत्र में कभी गड़बड़ी नहीं हुई। स्वार्थी तत्वों ने दीक्षा लेकर के उसमें गड़बड़ियां फैलाई थी, चाहे वो षटकर्मों का प्रयोग हो, किसी को मारण, किसी को मोहन, किसी को उच्चाटन, किसी को विद्वेषण, किसी को लड़ा देना, धन उगाही करना। ये विकृतियां तंत्र की परंपरा में नहीं थी, बल्कि तंत्र के जो जानकार नहीं थे ऐसे लोगों, स्वार्थी तत्वों ने उसका यूटिलाइज किया, गलत प्रयोग किया। तो तंत्र की उस परंपरा को आप देखें तो गोरखनाथ जी का नाम हम तंत्रालोक में नहीं पाते। और इस पर बनारस में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व्रज वल्लभ द्विवेदी जी ने अपनी किताब लिखी है, जंगम बाड़ा मठ, बनारस आप कभी गए हों, निकट ही है, आप सभी गए हैं। तो जंगम बाड़ा मठ में वो रिटायरमेंट होने के बाद वो संस्कृत के प्रोफेसर थे, बहुत फेमस थे। तो उन्होंने इस पर काम किया और ये सारी चीजें उस पर लिखी, और हट प्रदीपिका का ये हम उस ज्ञान को देख पाते हैं उनके माध्यम से भी। उनसे पहले भी स्वात्माराम जी ने लिखा था इसको। तो इन परंपरा को हम जाने समझें, और अब बात करते हैं। तो हमने 3 बात किया, 3 रेफरेंसेस दिए, जिसमें हम गोरखनाथ जी को डायरेक्ट मत्स्येंद्रनाथ जी के साथ नहीं देख पाते। एक है सशक्य विहार सूची फ्रॉम तिब्बत, दूसरा है हट प्रदीपिका, जिसमें हम 7वें नंबर पर महायोगी को देखते हैं, 6ठे नंबर पर मीननाथ जी हैं, और दूसरे नंबर पर आदिनाथ के बाद, भगवान शिव के बाद महायोगी मत्स्येंद्र का नाम आता है, और तीसरे हैं वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर में दूसरे नंबर पर गुरु गोरखनाथ जी का नाम आता है। पहले कौन है? पहले हैं मीननाथ, और वही मीननाथ जी हैं जो हट प्रदीपिका में 6ठे नंबर पर है। ये वर्ण रत्नाकर बिहार में लिखा गया था, और बिहार में ये मैथिली क्षेत्र का ये टेक्स्ट माना जाता है, और मिथिला प्रदेश जो एरिया था, उस टेक्स्ट में 13th सेंचुरी में जब लिखा गया, उस समय गुरु गोरखनाथ जी का नाम 2nd और 1st मीननाथ जी का नाम आ गया। यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एंड यू नो, टोटल more than 30 texts are mentioned the lineage of सिद्धास। 30 से भी ज्यादा ग्रंथ हैं जो नाथ योगियों के 9 नाथों को वर्णन देते हैं, 30 से भी ज्यादा। परशुराम चतुर्वेदी जी ने इस पर स्कॉलरली काम किया, और काम करने के बाद पूरा लिस्ट दिया और उसका रेफरेंस दिया बनारस के हिंदी विभाग के BHU के प्रोफेसर, और उस समय जब हिंदी विभाग के वो हेड हुआ करते थे, उनका नाम था नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने किताब लिखी, हजारी प्रसाद जी के वो शिष्य हुआ करते थे, हिंदी विभाग के वो प्रोफेसर थे, तो नागेंद्र नाथ उपाध्याय जी। तो नागेंद्र नाथ उपाध्याय जी की किताब है बौद्ध का पालिक साधना और साहित्य। वहां पे नागेंद्र उपाध्याय सर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ परशुराम चतुर्वेदी जी के 30 ग्रंथों का नाम लिखा है, और 9 नाथों में दूसरे नंबर पर गुरु गोरखनाथ जी हैं मत्स्येंद्रनाथ जी के साथ। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि यही लीनेज है, टाइम पीरियड नहीं बताया, उन्होंने 9 नाथों का आइडेंटिफाई किया कि हाउ मेनी नवनाथास, कौन कौन है जो 9 नाथों के नाम पाते हैं। चाहे महाराष्ट्र परंपरा में हो उनके टेक्स्ट उन्होंने मेंशन किए, चाहे तंत्र परंपरा में हो उसके टेक्स्ट उन्होंने मेंशन किए। तो ये सब सारी चीजें हट प्रदीपिका में क्लियरली मेंशन्ड है। अब आते हैं हट प्रदीपिका में योग पर। चूंकि हम विशाखापट्टनम में अभी 11वां अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस मनाने जा रहे हैं, जैसे अनाउंस हुआ है, और ये हमारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारतीय ज्ञान परंपरा में कई तरह के हम देखते हैं प्रकार हैं,
ज्ञान है, भक्ति है, बिलीव है, फेथ है, प्रैक्टिसेस है, दर्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। उसमें योग जो है भारतीय मनीषा की प्राण है। भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसमें योग का बड़ा विशेष स्थान है। और आज देखें तो विश्व जो है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, हेल्थ के सारे डायमेंशन पर योग को अपना रहे हैं। और यूनाइटेड नेशन में जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब अनाउंस किया था, वो समय था सितंबर 2014 की, जब शुरुआत हुआ था योग दिवस का, तुरंत ही 177 कंट्रीज ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे हमने बात किया कि ये नाथ योगियों की परंपरा ही है, और इस नाथ योगियों की परंपरा में जो बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है गुरु श्री गोरक्षनाथ जी का रहा। और अगर टेक्स्ट में देखें, अमंग द ऑल टाइप ऑफ टेक्स्ट, हठ प्रदीपिका इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट। तो उस हठ प्रदीपिका की जो परंपरा है उसी का इन्फ्लुएंस आप वैरेंट संहिता में देखेंगे, उसी का इन्फ्लुएंस आप योग बीज में देखेंगे, उसी का इन्फ्लुएंस आप शिव संहिता में देखेंगे, उसी का इन्फ्लुएंस आप हठ रत्नावली में देखेंगे। ऐसे बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं उसमें अगर आप देखें तो मोर देन 80% प्रैक्टिसेस जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल में विश्व योग दिवस में मनाया जाता है वो इन्हीं हठ योगिक परंपरा या उनके टेक्स्ट या उनके बाद में जो लोग आए उन्हीं को फॉलो करने वाले, उनके टेक्स्ट में हमें ये देखने को मिलता है। तो क्या क्या चीजें हैं हठ प्रदीपिका में? पहला हमने बात किया था आसन, दूसरा है षटकर्म। षटकर्म क्या है? धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपाल भाती। दीज आर द 6 कर्मास फॉर द क्लींजिंग, फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द त्रिदोषास। जो लोग फैटी हैं, जिनको मेद ज्यादा है शरीर में, कफ दोष से प्रभावित हैं, त्रिदोष बैलेंस नहीं है, उनके लिए पहले षटकर्म करने की बात कही गई। और ये षटकर्म इन द तांत्रिक टेक्स्ट स्पेशल पीवीका ने मेंशन द 5th वॉल्यूम ऑफ द धर्मशास्त्र का इतिहास, जिसको भारत रत्न दिया गया। तो 5th वॉल्यूम में षटकर्म तंत्र में क्या है? मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांति कर्म, किसी के रोग को ठीक कर देना, किसी को मार देना, किसी को कंट्रोल में ले आना, किसी को वशीकरण में ले आना, किसी को लड़ा देना, ये सारी चीजें षटकर्म थी। इन षटकर्मों को प्यूरिफाई करके रीस्टैब्लिश करने वाले नाथ योगियों की परंपरा में गुरु गोरखनाथ जी का विशेष योगदान रहा। और हठ प्रदीपिका में इसीलिए वो षटकर्म चेंज हो गए, नाम सेम है षटकर्म बट प्रोसेस आर डिफरेंट। शोधन के लिए है, त्रिदोषों के बैलेंस के लिए है, और उसके बाद है। और मैं किताब पढ़ रहा था योगी जी, श्री आदित्यनाथ जी की वो किताब है जब योगी जी राजनीति में नहीं आए थे, और उस समय वहां से किताब है, योगी जी ने खुद वो किताब लिखी है और वो नेट में भी अवेलेबल है। और उसमें षटकर्म करते हुए श्री महाराज जी ने वो प्रैक्टिस दूसरे कर रहे हैं और वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहां पे उनका इमेजेस भी है और उन्होंने लिखा है वो किताब। वो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आप कभी देखें, समय मिले आप लोगों को तो वो किताब देखा। तो षटकर्म जो है बहुत फेमस रहा, और वो प्रैक्टिस हम देखते हैं कि वो गोरखपुर के आश्रम में भी ये प्रैक्टिस हुआ करते थे। इन द हिस्ट्री ऑफ हठ योगा फर्स्ट टाइम मेंशन इन द हठ प्रदीपिका, और वो भी हठ प्रदीपिका में हमें पहली बार मिलता है। फिर अगर आप देखें कि प्राणायाम के टेक्निक है, बिफोर प्राणायाम नाड़ी शोधन इज इंपॉर्टेंट। शरीर में बहुत सारी नाड़ियां हैं, जिसको 72,000 नाड़ी हम कह देते हैं नॉर्मली, 3,50,000 भी है, कई जगह तो 3,50,00,000 है। ये वज्रयानी अनुत्तर योग एक टेक्स्ट है तांत्रिक बौद्ध परंपरा का, जिस पर नाथ योगियों का एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहा, उस पर भी ये नाड़ियां हैं। तो नाड़ियों में जो ब्लॉकेज है, नाड़ियों में जो दोष है, नाड़ियों में जो अनबैलेंस है वात पित्त और कफ दोष का, उसको बैलेंस करने के लिए षटकर्म और उसके बाद नाड़ी शोधन का अभ्यास किया जाना चाहिए। चूंकि ये सत्र वर्चुअल हो रहा है, फिर भी हम नाड़ी शोधन के टेक्निक को हम अपनाएंगे, जिसमें नाड़ी शोधन के टेक्निक में 2nd चैप्टर में स्वात्माराम योगी हठ प्रदीपिका में कहते हैं, जस्ट अडॉप्ट एनी मेडिटेटिव पोज लाइक पद्मासन एंड सिद्धासन। तो सिद्धासन में क्या होता है? सिद्धासन में आप बैठे हैं तो जो बहुत पॉपुलर है, बाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर के जो एड़ी है उसको आप पेरिनियम में लगाइए। पेरिनियम इट मींस बिटवीन द यूरिनल एंड एनल।
गुदाद्वार और मूत्र मार्ग के बीच में जो स्थान है, जिसको मूल स्थान कहते हैं, 2.5 इंच अब उस जगह को प्रेस करिए, वहां एक नाड़ी है, नाड़ी का सेंसेशन आप फील करेंगे। दूसरा जो पैर है राइट, उसको मोड़िए और दूसरा हील जो है प्यूबिक बोन पर लगाइए। प्यूबिक बोन इट मीन्स होता है अबव द जेनाइटल, मूत्र मार्ग के ऊपर, और ऐसा पैरों को फिक्स करके बैठ जाइए और कमर गर्दन सीधी रखें। उसके बाद दाहिनी नासिका को आप बंद करें, बाई नासिका से जितना धीमा और गहरा श्वास हो सके आप श्वास लें। श्वास लेने के बाद चिन को चेस्ट से लगा लीजिए, इसको योगी कहते हैं जालंधर बंद। और जालंधर बंद, जालंधर नाथ योगी हुए, उस पर इतिहास में जाएंगे भी, थोड़ा ब्रीफ में आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे श्वास को बाई नासिका से लेने के बाद आप रोकें, चिन लॉक करें, इट इज कॉल्ड जालंधर बंद। श्वास को रोक करके कब तक रखना है? जब तक हमारी क्षमता है। ना तो बहुत जल्दी श्वास को छोड़ना है और ना ही बहुत देर तक श्वास को रोकना है। अपनी क्षमता का हम ध्यान रखें। तो आपने श्वास रोका, बाएं नासिका से श्वास लेने के बाद आपने श्वास रोका जालंधर बंद में। अब आपको लगा कि आई एम नॉट एबल टू रिटेन माई ब्रेथ, दैट टाइम जस्ट रिलीज योर जालंधर, रिलैक्स करें और राइट नोज से, दाहिनी नासिका से श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। एक्सेलेशन शुड बी डबल, या धीरे धीरे इतना धीमा और गहरा हो श्वास छोड़ने की प्रक्रिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वैज्ञानिक भी कह रहे हैं अगर आप श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ने का क्रम अगर आप डबल करते हैं तो बॉडी में प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। कार्बन जो पूरे बॉडी में है वो ब्लड में आने लगते हैं और प्यूरिफाई होने लगता है। आपका लंग कैपेसिटी बढ़ने लगता है, आपकी धातुएं पुष्ट हो जाती हैं, आपके अंदर गैस्ट्रिक फायर इंक्रीज होने लगता है, आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी होने लगते हैं। दीज आर द सिम्टम ऑफ नाड़ी शोधन। और ये वैज्ञानिक प्रयोग भी हो चुके हैं। अगर आप एक्सेलेशन डबल करेंगे, श्वास को धीमा और गहरा छोड़ेंगे जितना आप श्वास लिया है, तो ये सारी चीजें चेंजेस हमें देखने को फील होने लगता है। उसके बाद जब आपने श्वास छोड़ा राइट से, अब जिस नाक से श्वास छोड़ा है उसी नाक से श्वास लीजिए। श्वास लेने के बाद फिर से श्वास रोकिए जालंधर बंद में और फिर से बाईं नासिका से श्वास को धीमा और गहरा छोड़ दीजिए। ऐसा 20 बार करना है अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका। एंड 4 टाइम्स इन अ डे, 4 बार, सुबह, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि। दीज आर द 4 टाइम्स। तो इस 4 बार के प्रैक्टिस के बाद 20-20 बार, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा भी प्रैक्टिस नहीं बढ़ाना है। तो वैज्ञानिक कहते हैं क्यों नहीं बढ़ाना है? वैज्ञानिकों का प्रयोग जो है योगियों ने पहले कह दिया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो बॉडी में कार्बन जो है CO2 का लेवल डाउन होने लगता है और उसका एक लेवल है ब्लड में। और अगर जल्दी डाउन करेंगे या जल्दी प्रैक्टिस, एक ही दिन में योगी बनने का प्रयास होगा, तो ये हार्म करेगा बॉडी एंड माइंड को, नर्वस सिस्टम को। तो 20 से ज्यादा नहीं। तो शुरुआत में 1 बार, 2 बार, फिर 15 दिन बाद ऐसे धीरे धीरे बढ़ाएं। क्योंकि ये बात 12वीं शताब्दी में कही गई है और आज अगर हम इतने समय बाद फॉलो करते हैं तो शुरुआत में हम 10 से 15 बार करें। और इस तरह के प्रैक्टिसेस मास्टर या जानकार जो लोग हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, जिन्होंने साइंटिफिक स्टडीज किया और प्रैक्टिशनर है, उनके गाइडेंस में किया जाना चाहिए। इन ज्ञान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर नहीं होगा तो सफोकेशन होता है, हिक्का, खांसी, सिर में हेडेक होना, आंख में दर्द होना, ये सारी चीजें भी होती है। इसलिए जो जानकार है, जो प्रैक्टिशनर है, उनके सुपरविजन में वी शुड स्टार्ट। तो ये नाड़ी शोधन का प्रैक्टिस हमने देखा। इसके बाद कुंभक की भी प्रैक्टिस है। कुंभक की प्रैक्टिस 8 तरह के हैं। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। अब आप देखेंगे योग सूत्र में चले जाएं तो योग सूत्र में आपको इतना डिफिनेशन नहीं मिलेगा। और एक विद्वान को मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि जितना बड़ा योगदान योग को फ्लॉरिश करने में योगियों का है, सिद्धों का है, महर्षि पतंजलि को नो डाउट है, वो भी कंपाइलर रहे हैं, उन्होंने चीजों को इकट्ठा किया। लेकिन जितना सिंपल वे पे, जितना क्लासिफिकेशन के साथ, वेरिएशन के साथ
आसनों को ले लीजिए, षटकर्मों को ले लीजिए, प्राणायाम के टेक्निक को ले लीजिए, मुद्रा बंध को ले लीजिए, जितना सिंपलीफाई नाथ योगियों ने, सिद्धों ने, नाथ परंपरा में योगियों ने जो एक बड़ा योगदान दिया, रिसर्च किया, अनुभव लिया, शरीर में फील किया, लिखा योग और सामान्य जनों तक, साधकों तक पहुंचाया, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं लगता है कि महर्षि पतंजलि का होगा। नाम बहुत होगा, लेकिन नाथ योगियों जैसा कंट्रीब्यूशन, नाथ योगियों जैसा योगदान, जिसको हम कहें टेक्स्ट के रूप में, तो इतना बड़ा योगदान तो मुझे नहीं लगता महर्षि पतंजलि का होगा, क्योंकि दर्शन के रूप में है। लेकिन उस योग सूत्र के, उस तंत्र परंपरा की वैदिक चीजों को इकट्ठा करने के बाद सबके लिए सहायतार्थ जो ये योग का अभ्यास योगियों ने दिया, एक महनीय योगदान है। इसको हम महान अवदान कह सकते हैं। ये इस तरह से हम देखें। अब इसके बाद हम चलते हैं शोध पीठ में हम किस तरह से रिसर्च का बढ़ावा दे सकते हैं। आप विद्वान, आप जन बैठे हुए हैं, मिश्रा सर हैं और सभी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर और हमारे आचार्यगण हैं। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम नाथ योगियों के अभ्यासों को इन्फ्लुएंस भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप देखें हठ प्रदीपिका का ही मैं एग्जांपल लूं, तो हठ प्रदीपिका में 4 नेम्स आर मेंशन्ड। किसका नाम है? सिद्धासन का। उसी को हम वज्रासन कहते हैं। ये वज्रासन भोजन के बाद पैर को मोड़ के बैठने वाला नहीं है, सॉरी टू से। ये वज्रासन भोजन पचाने वाला नहीं है, पैरों को स्ट्रेंथ देने वाला नहीं है, बल्कि वो वज्रासन हठ प्रदीपिका में जो नाथ योगियों की परंपरा में चला आ रहा था, सिद्धासन ही मूल वज्रासन है। और ये घिरण संहिता में जो पॉपुलर 17वीं सेंचुरी में कर दिया गया, इससे पहले ये हठ प्रदीपिका में और हठ प्रदीपिका के आसपास महुदी गेट, गुजरात के महुदी गेट में आप देखेंगे, बड़ौरा जिला में एक महुदी गेट है, बड़ा फेमस है। 1230 का 1230-40 1230-40 के अराउंड आर्कोलॉजिकल सर्वे हुआ है। वहाँ नाथ योगियों के डिपिक्शंस, सबसे ऊपर भगवान शिव, दूसरे में अम्बा ललिता भगवती, और तीसरे में नाथ योगियों की परंपरा, जिसमें महायोगी मत्स्येंद्र, जिसमें चौरंगी नाथ, जिसमें महायोगी गोरक्षनाथ, और उसके बाद 84 सिद्धों की उसके साथ लीनेज, पूरा 84 सिद्धों का पूरा अभ्यास दिख रहा है, जिसमें कुछ लोग उड्डयन लगा रहे हैं, कुछ लोग आसन कर रहे हैं, कुछ लोग प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ ध्यान में बैठे हुए हैं। ऐसे 1230-40 का वो आर्कोलॉजिकल सर्वे जो यूपी शाह ने काम किया था, उसको हम देख सकते हैं। तो वहां पे भी वज्रासन हम देखते हैं, लेकिन वो वज्रासन टेक्स्ट में क्या था? वो सिद्धासन था। तो सिद्धासन के 3 नाम, गुप्तासन, मुक्तासन और वज्रासन। तो हम इस तरह से शोध करें कि वज्रासन दैट इज वेरी पॉपुलर इन द बौद्ध तांत्रिक परंपरा, तांत्रिक बौद्ध परंपरा में वज्रासन नाम मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ का इन्फ्लुएंस किस तरह से है प्रैक्टिसेस में। और एक मेरा पेपर अभी एक्सेप्ट हुआ है, द इन्फ्लुएंस ऑफ हठ योगा ट्रेडिशन इनटू सहजयान ट्रेडिशन। सहजयान तांत्रिक बौद्ध परंपरा पर उसका प्रभाव है, जिसमें कुंडलनी को वो चांडालनी कहते हैं, जिसको वो आसन को, सिद्धासन को वज्रासन कहते हैं, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं वो वज्र जाप कहते हैं, जिसको हम मूलाधार कहते हैं वो निर्माण चक्र कहते हैं, वो गुह्य चक्र कहते हैं, हम मणिपुर चक्र कहते हैं, और वो एक नाम, उनका नाम निर्माण चक्र कहते हैं, हम सहस्त्रार कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, और वो पूर्णानंद गिरी मतलब पूर्णानंद चक्र कहते हैं, आनंद चक्र कहते हैं। ऐसे नाम का डिफरेंसेस है, प्रैक्टिसेस तो सेम है, उसकी लीनेज में उसकी परंपरा तो सेम है, और उसमें भी महायोगी मत्स्येंद्र नाथ का एक बड़ा योगदान है। तो गुरु गोरक्षनाथ जी का इसको रिफाइन करने में, रीस्टैब्लिश करने में और पुनः स्थापित करने में बड़ा योगदान रहा। तो हम इन्फ्लुएंस को देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं? इसमें हम तांत्रिक परंपरा के संबंधों को देख सकते हैं रिसर्चेस के तौर पर। जैसे आप देखें पाशुपत आचार्य, अगर आप महाभारत में देखें, और अगर आप तांत्रिक परंपरा में जिसमें महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी आते हैं, वो परंपरा है पाशुपत का, माहेश्वर, पाशुपत। और इसमें तंत्र में बहुत फेमस जो बहुत सेक्ट रहे हैं, उसमें आपको देखेंगे कापालिक, कालामुख और
काश्मीरी शैव ट्रेडिशन, ऐसे 4-5 सिद्धांत शैव जिसको हम वीर शैव कहते हैं, कापालिकों का ही एक प्रभाव रहा और वो शिफ्ट हो गए कर्नाटक में। कई बार योगी जी वहाँ विजिट करते हैं, तो कर्नाटक में आप देखेंगे, बॉम्बे में भी टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं, वो कपड़े के व्यापारी हैं और बड़े संपन्न लोग हैं। और वो कौन है? कापालिक परंपरा के लोग हैं। बाद में उनका नाम ट्रांसफर हुआ, चेंज हुआ, सिद्ध, उसको कहते हैं सिद्धांत शैवी। तो उन पर भी इन्फ्लुएंस, उनका संबंधों को हम देख सकते हैं। पाशुपत संप्रदाय जो 2nd सेंचुरी BCE से हम देखते हैं, उनका नाम क्या? लाकुलिस पाशुपत, उसको लकुलीश या नकुलीश ऐसा कहते हैं। तो उनका एक बड़ा जो प्रभाव, उनका जन्म स्थान बड़ोदरा माना जाता है और वही बड़ोरा क्षेत्र है जिस आर्कियोलॉजिकल सर्वे 12वीं-13वीं शताब्दी में महायोगियों के डिपिक्शंस हमें मिलते हैं, मोन्यूमेंट्स मिलते हैं, स्कल्पचर्स मिलते हैं। तो इनका तंत्र से संबंध क्या रहा और एंशिएंट टाइम से इनका गहरा प्रभाव किस तरह से रहा, किसने इसको रिफाइन किया? महायोगी गुरु गोरक्षनाथ, महायोगी मत्स्येंद्र की पहली परंपरा तंत्रों की क्या रही है, सिद्धों के नाम क्या थे, इनका टेक्स्ट हम देख सकते हैं। और वो टेक्स्ट है कौल योगिनी कौल ज्ञान निर्णय। कौल ज्ञान निर्णय 859 AD का टेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स। और वो डिपिक्शंस वो मेंशन करता है महायोगी मत्स्येंद्र के पहले सिद्धों की परंपरा को, जो सपत्नीक रहते थे। तो इस पर हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसके प्रभाव को देख सकते हैं ग्लोबली, कि वर्ल्ड लेवल पर षटकर्म करके कैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मेजर किया जा रहा है, कैसे फैट जो है, मोटापा जो है वो बढ़ रहा है, उसको कम किया जा रहा है। आई साइट हमारे जो हैं, आई ग्लासेस हमें लगे हुए, वो कैसे ठीक हो रहा है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ रही है, और शुगर का लेवल किस तरह से डाउन कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर जो लोग सफर कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट योग का नाथ योगियों के उन टेक्स्ट में किस तरह से है, उसका वैज्ञानिक और रिसर्चर किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, फटीग, मेंटल लेवल के जो इलनेस हैं, जो सिम्टम्स हैं, उसको दूर करने के रिसर्चेस हम देख सकते हैं। तो इस तरह से नाथ योगियों के इस योगदान को हम डिफरेंट लेवल पर मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करूंगा आयुर्वेद के क्षेत्र में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक किताब कंपाइल किया, उसका नाम था नाथ सिद्धों की वाणी। इन दैट टेक्स्ट टोटल 3 मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्टेड बाय द हजारी प्रसाद द्विवेदी फ्रॉम राजस्थान। तो वहाँ राजस्थान के अलग अलग जो एक रहे हैं नेशनल जो लाइब्रेरीज हैं, जो वहाँ पे उन्होंने कलेक्ट किया। और वहाँ से कलेक्ट करने के बाद उसमें जब मैंने देखा तो एक चरपटी नाथ जी हैं, who is very famous in the field of आयुर्वेदा। आयुर्वेद के निष्णात थे, जानकार थे। वो स्मरण कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं गुरु गोरखनाथ जी का। वो कहते हैं कि आपने हमारा जीवन रक्षा किया है और आपने हमारा मार्गदर्शन करके स्पिरिचुअल बना दिया है। क्यों ऐसा? क्योंकि रसायन के प्रयोग के बाद आयुर्वेद के आचार्य पूरी तरह से मुक्ति को प्राप्त नहीं होते थे। बॉडी रिजर्वेट हो जाता है, नया हो जाता है, जैसे च्यवन मुनि का हुआ, बट मुक्ति संभव नहीं थी। और ऐसे महान योगी जिन्होंने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया, आयुर्वेद के आचार्यों के बीच में जो गड़बड़ियां हो रही थी, इस देह का व्यापार किस तरह से जगत के व्यापार में लगा रहे थे, या फिर उसके प्रभाव से मुक्ति वंचित था, उस ज्ञान को भी जिसने प्रोवाइड किया वो है नाथ योगियों की परंपरा। गुरु गोरखनाथ जी को वो सैल्यूट कर रहे हैं। और मैं कहूँगा तंत्र पर, आयुर्वेद पर और हिंदी, यूपी और बिहार हमारे हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान और बहुत समृद्ध हमारा क्षेत्र है। हिंदी के कविताओं पर, कवियों पर गुरु गोरक्षनाथ जी का, नाथ योगियों का एक विशाल योगदान है। मैंने एक आर्टिकल लिखा, वो है नाथ कबीर पंथीय साहित्यों में नाथ योगियों का योगदान और विमर्श। नाथ योगियों का योगदान कबीर जी की वाणियों में कैसे प्राप्त होता है? जब उल्टी गंग बहायो कहते हैं, प्राण का फ्लो जो है सुषुम्ना में फ्रॉम द मूला टू द मूलाधार स्थान की तरफ, मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ बढ़ रहा है, कबीर जी कह रहे हैं। इंगला पिंगला ये शब्द कबीर जी के हैं, वो कहते हैं। कुंडलनी का भी नाम वो लेते हैं, चक्रों के नाम वो ले रहे हैं। कबीर जी ने सैल्यूट भी किया गुरु गोरखनाथ जी को शिव के साथ। तो वो गोरक्ष ऐसा नाम
उसमें उल्लेख करते हैं। तो इन महीनी योगदान को हम स्पष्टतः देख सकते हैं। आवश्यकता है तो हमें मिल करके शब्दकोश जो काम हो रहा है और आप सबके सहयोग की और जितना हो सके छोटे-मोटे काम की हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। और जितना मुझे जो कुछ अल्प जो ज्ञान रहा मैंने आप लोगों के बीच रखा। और अगर आप देखें तो लास्ट में 2 मिनट में और कहूँगा कि हठ प्रदीपिका एक ऐसा विशेष ग्रंथ है जिसमें हमें हिंदी के, आयुर्वेद के, तंत्रों के और मुक्ति से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कुंडलिनी जागरण सारी चीज़ें एक साथ शामिल हमें एक टेक्स्ट में मिलता है। अगर कंप्लीट कहें लीनेज ऑफ सिद्धार्थ, ये सारी चीज़ें एक टेक्स्ट में हैं और वो है हठ प्रदीपिका। तो इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सबका सादर आभार, प्रणाम। धन्यवाद सर। आपने एक व्याख्यान में बहुत सारे विषयों को समेटा है, रखा है। बहुत सारे इसमें आपने इतिहास, पृष्ठभूमि और टेक्स्ट के बारे में, योग, आयुर्वेद, पतंजलि का टेक्स्ट, सभी कुछ और फिर इस पर जो आपका विशेष रूप से जो शोध है इस पे, जैसे मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ के टाइम पीरियड को लेकर के जो है, तो उन सारे चीज़ों को नवीन शोध को भी आपने एक ही व्याख्यान में संक्षेप में जो है समेटा है। तो अब मैं प्रश्न आमंत्रित करता हूँ प्रतिभागियों के, जो जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। लगता है सर के व्याख्यान में जो प्रश्न उभर रहे थे प्रतिभागियों के, उस सर मैं सर हाँ बताएं, पूछें। हाँ सर, ये ने बताया कि हाँ और ये प्राण शक्ति है, ठा का मतलब ये चित्त शक्ति है, इंटेलेक्चुअल शक्ति हो सकती है, माइंड शक्ति हो सकती है। तो सर इस तरह के जो अर्थ हैं सर, इसके लिए कोई बुक है जिससे कि सभी शब्दों का अर्थ मिले, अलग अलग वर्डों का अर्थ मिले, कोई ऐसा शब्दकोश सर? जी यादव सर ने बताया हाँ जी, हट हट हा को सर प्राण के 5 कई प्रकार से बताए, ठा का भी कई अर्थ बताए। तो इस तरह की सर नॉलेजेबल कोई बुक का टेक्स्ट अगर है सर? जी सर एक तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले गोरखनाथ पीठ से हम जो पब्लिश किताबें हैं, विशेषांक, जब स्टिल आई रिमेम्बर ड्यूरिंग माय परस्यूइंग पीएचडी आई विजिटेड देयर, तो कुंडलिनी विशेषांक, मत्स्येंद्रांक विशेषांक, गोरखनाथ विशेषांक, योग साधना विशेषांक, नाथ सिद्ध विशेषांक, ऐसी किताबें ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं। कहाँ से? नाथ गोरखनाथ ये आश्रम से। तो गोरखपुर से हम उन किताबों को देखें यादव सर। दूसरी एक किताब मैं आपको कहूँगा शब्दकोश के रूप में, शोधपीठ शब्दकोश के रूप में काम कर रहे हैं और मिश्रा सर के निर्देशन में और काम चल रहा है। इससे पहले एक किताब है हठ योगा पर जो है ना, वो आप शब्दकोश देखेंगे लोनावाला कैवल्य धाम से पब्लिश है, शब्दकोश करके, हठ योगा शब्दकोश। तो उसको आप देखें। और किताब है सर, टोटल 6 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है। उसका नाम है योगा कॉन्कोर्डेंस। योगी, मत्स्येंद्र, मत्स्य, गोरख, गोरक्ष, हठ, ये सारे बहुत सारे वर्ड एक साथ हम उस टेक्स्ट में देख सकते हैं। उसका नाम है योगा कॉन्कोर्डेंस। टोटल 4 वॉल्यूम्स ओवर देयर और वो लोनावाला कैवल्य धाम से पब्लिश है। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। तो और बिहार स्कूल ऑफ योग से भी स्वामी निरंजन की किताबें हैं। और इन किताबों को जब आप पढ़ेंगे ना, और मूल टेक्स्ट जब आप हठ योगा के देखेंगे, हठ प्रदीपिका, घिरण संहिता, शिव संहिता, हठ रत्नावली, सिद्धांत पद्धति, गोरख शतकम हिंदी के, जो गोरखपुर से भी प्रकाशित है और लोनावाला कैवल्य धाम से दूसरे संस्थानों से, उसमें बहुत सिंप्लीफाई ना इन विषयों पर काम किया गया है और लिखा गया है। तो हम उसमें देख सकते हैं सर।
ठीक ठीक सर, मतलब हैं इस तरह की बुकें हैं सर। थैंक यू सर। सर एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी था सर। हाँ सर हम बताएं, पूछें। जी सर थोड़ा सा जानना चाह रहे थे कि गोरक्षनाथ जी के को लेकर के तो काल निर्धारण को लेकर के कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे सर 11वीं 10वीं और 11वीं शताब्दी मूल रूप से उनका माना जाता है, लेकिन कुछ जगह सर उनकी 6वीं शताब्दी भी उनका काल निर्धारण बताते हैं। दूसरा सर मत्स्येंद्र नाथ जी का काल निर्धारण के संदर्भ में कोई ऐसा फैक्ट है जो जहाँ पे किसी ने कहा हो तथ्य के आधार पे कि कब वो हुए हैं, या कोई हम काल निर्धारण जालंधर नाथ और मत्स्येंद्र नाथ जी का सर इसके जी थोड़ा बिल्कुल, देखिए जहाँ तक बात है गुरु गोरखनाथ जी के विषय को लेकर के, जैसे हमने बात किया कि कई टेक्स्ट हमें मिलता है, जैसे मैंने रेफरेंस भी दिए थे। हट प्रदीपिका में डायरेक्ट हम गुरु गोरखनाथ जी को महायोगी मत्स्येंद्र के साथ नहीं देखते हैं, जबकि 7वें नंबर पर गुरु गोरखनाथ जी आते हैं और 6ठे नंबर पर मीननाथ एक महान सिद्ध रहे हैं। एक दूसरा, ऐसे ही जो टेक्स्ट आपने कहा कि 6ठी शताब्दी में, तो हजारी प्रसाद जी एक अच्छी बात कहते हैं। देखिए, फैक्ट और फेथ बोथ आर डिफरेंट। एक होता है विश्वास और एक होता है अनुसंधान से प्राप्त तथ्य। तो कुछ योगियों की परंपरा में जो शिष्य परंपरा में वो कहते हैं कि गोरखनाथ जी, जैसे G.W. ब्रिग्स जब 1939 में बॉम्बे आए थे और उन्होंने जब गोरख संहिता का कलेक्शन किया तो उसमें वो भी मेंशन है। कुछ अनुयायी क्या कहते हैं, हमारे गुरु गोरखनाथ जी त्रेता में भी रहे, द्वापर में भी रहे, सतयुग में रहे, सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग में भी रहे। तो कलयुग में उनका जो समय है गोरखपुर माना जाता है, उससे पहले, ऐसा वो कहते हैं। तो ऐसा जो फैथ है, जैसे कबीर जी के बारे में भी कहते हैं कि कबीर जी ने गोरखनाथ जी के साथ शास्त्रार्थ किया, ऐसा नहीं है। कबीर जी का काल है 14वीं-15वीं शताब्दी। और अगर आप देखें एग्जैक्ट, बहुत सारे लोगों ने काम किया है, विजेंद्र स्नातक जिन्होंने कंपाइल किया कबीर जी पर, उनका टाइम पीरियड ठहरता है 1456। तो 14वीं शताब्दी, 14.5वीं 15वीं शताब्दी के कबीर जी और गोरखनाथ जी 10वीं 11वीं शताब्दी के जो अनुयायी और डिसाइपल होते हैं, वो आपस में शास्त्रार्थ करते हैं और नाम होता है उनके स्पेशल लोगों का, मास्टर्स का। और अगला बात, आपने कहा कि मत्स्येंद्र नाथ जी के विषय में कोई किताब है क्या? हाँ, 10वीं शताब्दी में अभिनव गुप्त ने एक बड़ी लंबी परंपरा दी है। उस लंबी परंपरा में 18 आचार्यों के नाम हैं। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन सी द फर्स्ट तंत्रालोक फर्स्ट वॉल्यूम, और उसको स्पेशली मेंशन किया सेकेंडरी टेक्स्ट, उसका नाम है मत्स्येंद्र संहिता। और मत्स्येंद्र संहिता दैट इज अवेलेबल इजीली, वी कैन डाउनलोड एंड रीड। उसमें 18 आचार्यों के नाम है, उसमें भी लास्ट जो नाम आता है अभिनव गुप्त का नाम आता है, और वो अंतिम आचार्य हैं शैव काश्मीर शैव परंपरा के। पहले कौन है? मच्छंद विभू। तो इस पर कमेंट करते हुए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्य और तंत्र और योग विभाग के कविराज गोपीनाथ कविराज जी के बाद आचार्य जिन्होंने वो पद देखा, संभाला, उस हेडशिप लिया, उनका नाम है ब्रजवल्लभ द्विवेदी जी। कहते हैं, आप सोचिए जरा, 10वीं शताब्दी में अभिनव गुप्त का नाम आ रहा है, मच्छंद विभू का 18वें सबसे टॉप पे है। तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? 10वीं शताब्दी में जब ये लिख रहे हैं, 25 साल का भी ये परंपरा होगा एक आचार्य का, तो आप काउंट करेंगे तो 5वीं 6ठी शताब्दी महायोगी मत्स्येंद्र का नाम होता है। और जहां तक बात जालंधर नाथ की है, देखिए जालंधर नाथ, एक और बात मैं आपको कहूँ बहुत ही रेफरेंस के साथ, कौल ज्ञान निर्णय दैट इज फेमस टेक्स्ट, और हमने बात किया 8 मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट किया गया लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और उस पर काम किया था पीसी बाकुची ने, प्रबोध चंद बाकुची, बड़े फेमस व्यक्ति थे और बंगाल में एक हिस्ट्री के प्रोफेसर रहा थे वो कलकत्ता में। उनको चाइनीज लैंग्वेज भी आती थी, तिब्बतियन आता था, और वो फॉरेनर के अच्छे जानकार थे। उन्होंने जब कलेक्ट किया तो उसको जब मैं पढ़ रहा था ड्यूरिंग माय पीएचडी, उसमें 3 शक्तिपीठों की चर्चा है। कौन कौन है? पूर्णागिरी, कामाख्या और उद्यान। देयर इज नो फोर्थ क्या कहें, तांत्रिक सेंटर। तो चौथा कौन है? तो चौथा है, उसका नाम था जालंधर पीठ। तो जालंधर नाथ जी बाद के हुए, मत्स्येंद्र नाथ उससे पूर्व थे, प्राचीन थे, और इसीलिए कौल ज्ञान निर्णय में सिर्फ 3 पीठ है। चौथा पीठ कहाँ मिलेगा? तो मैं आपको बताऊं,
हे वज्र तंत्र, दैट इज फेमस टेक्स्ट। न्यूपाने जी ने इस पे काम किया और हिंदी में कमेंट्री लिखी संस्कृत का, और ये बनारस से ही पब्लिश है, वो किताब मेरे पास है। पी न्यूपाने जी ने लिखा कि चौथा जो सेंटर रहा वो है जालंधर पीठ। तीन कौन कौन सा था? पूर्णागिरी और कामाख्या। कामाख्या आप जानते हो विंध्याचल पर्वत पर है, और वह भी गुवाहाटी में है, शहर के अंदर। और तीसरा था उद्यान। तो चौथा जो जालंधर पीठ बना, एक सम्राट थे, बाद में वो योगी हो गए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के 16वीं सेंचुरी के टेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है जालंधर पीठ। सेकंड चैप्टर में जब आप देखेंगे 9 चक्रों की चर्चा आती है वहां पे, तो ये कालक्रम और ये हम रेफरेंसेस से देख सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए सूतपीठ के वरिष्ठ शोधकर्ता डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को मैं आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय महायोगी श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ के द्वारा आयोजित इस 7 दिवसीय कार्यशाला के अंतर्गत आज हमें जिसका पाथेय प्राप्त हुआ, ऐसे सौम्य विद्या विहार विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर उमा शंकर कौशिक जी का हम हृदयवत आभार करते हैं, जिन्होंने अपने इतने व्यस्ततम समय में से हम लोगों को समय दिया और एक सारगर्भित, जैसा कि हमारे संचालक डॉक्टर सुनील कुमार जी ने बताया, उस पर विषय रखा। सर, आपका हार्दिक आभार और अभिनंदन। इसके साथ ही हमारे जिसके कुशल नेतृत्व में ये हम कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, ऐसे हमारी गोरखपुर विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, हमारे महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ के उप निदेशक डॉक्टर कुशलनाथ मिश्र जी, सहायक निदेशक डॉक्टर सोनल सिंह मैम, डॉक्टर मनोज कुमार द्विवेदी जी, रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर सुनील कुमार जी और हमारे कैटलॉगर डॉक्टर श्री चिन्मय जी का हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ जो अनवरत विगत 1 घंटे से प्रबुद्ध श्रोतावृंद जुड़े हुए हैं, आप लोगों का हृदयवत आभार कि आप लोग अपने इस व्यस्ततम समय में से देकर और इस आज के समय में योग के संदर्भ में इस विषय को आप लोग ग्रहण करते हैं। तो सभी को बहुत बहुत आभार और हृदयवत धन्यवाद। और धन्यवाद हर्षवर्धन जी। अब इसी के साथ आज का जो हमारा सत्र है समाप्त होता है और कल पुनः 3 बजे अगला जो सत्र है प्रारंभ होगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आप सबको मेरा प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते सर।